हेलो स्टूडेंट। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, मीनिंग ऑफ बैरेट्स ईसोफेगस। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं बैरेट्स ईसोफेगस क्या होता है। आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा स्टोमक का कंटेंट होता है, HCl कंटेंट होता है, वो बार बार बैकफ्लो होता है। क्यों बैकफ्लो होता है? क्योंकि जो यहाँ स्फिंक्टर होते हैं, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर अच्छे से क्लोज ना होने की वजह से जो हमारा स्टोमक कंटेंट है वो बार बार बैकफ्लो होता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में बार बार बैकफ्लो होने की वजह से वहाँ की जो लाइनिंग्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, और चेंज होके जो हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग है ना उसके सिमिलर बन जाती हैं। उस कंडीशन को मेटाप्लेजिया बोलते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं मेटाप्लेजिया, जो कि बाद में कैंसर का रूप भी ले सकती है, कैंसर में भी चेंज हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में बैरेट इसोफेगस का क्या राइट आंसर होगा? क्योंकि इसमें चेंज हो जा रही है, जो लोअर इसोफेगस की जो लाइनिंग है वो चेंज हो जाती है कोलुमनार एपिथेलियम में, जो कि हमारे इंटेस्टाइनिंग की लाइनिंग भी होती है, उसी के सिमिलर हो जाती है। इसको मेटाप्लेजिया कंडीशन को बोलते हैं, मेटाप्लेजिया, जो कि आगे चल के कैंसर में भी चेंज हो सकती है। कैंसर का हाई रिस्क है ये एक। तो इसका राइट आंसर है ए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रे टर्नर साइन इज सीन इन। ग्रे टर्नर साइन इज सीन इन, इसका राइट आंसर क्या होगा? माइकार्डाइटिस? नहीं। पैनक्रेटाइटिस? पैनक्रेटाइटिस इसका सही आंसर है। ये एक बार देख लेते हैं ग्रे टर्नर साइन क्या होते हैं। और पैनक्रेटाइटिस में दो इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, एक होता है कोलेन साइन, एक होता है टर्नर साइन। दोनों को एक बार देख लेते हैं। ये इसमें दो साइन दिखा रखे हैं, दोनों पैनक्रेटाइटिस की कंडीशन में ही होते हैं। एक है कोलेन साइन, जो कि अम्लाइकस के अराउंड होता है, और एक है ग्रे टर्नर साइन, जो कि फ्लैंक एरिया में होता है। दोनों इंपॉर्टेंट साइन है और ये पैनक्रेटाइटिस की कंडीशन में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस SLE अफेक्ट्स, ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? कनेक्टिव टिश्यू, लीवर, किडनी या रेटिना? तो सबसे पहले देख लेते हैं SLE क्या होता है। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ये क्या कंडीशन है? ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इसमें क्या है, हमारी जो नॉर्मल जो फाइट करती है सेल, WBCs, वो हमारी नॉर्मल सेल के ही प्रति अगेंस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज पहुंचाने लगती हैं। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट साइन होता है बटरफ्लाई साइन, जो कि चेहरे पे दिखता है। उसकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये आपके सामने एक पेशेंट है, एक डायग्राम दिखा रखा है, उसके अंदर ये कंडीशन दिखा रखी है। सबसे पहले स्किन में बटरफ्लाई रैसेस एंड रेड पैचेस। ये बटरफ्लाई जो है, बटरफ्लाई साइन है, वो हमारे फेस पे दिखता है, चीक्स और नोज़ के ऊपर इस तरीके से ये बनता है। ठीक है। इसके बाद माउथ एंड नोज़ भी अफेक्ट होती हैं, और ये आप ऑर्गन देख लीजिए, ये सब इसके अंदर ये अफेक्ट होते हैं। पर ये सिर्फ ऑर्गन के कनेक्टेड टिश्यू को ही अफेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर है ए, कनेक्टेड टिश्यू। ये अफेक्ट सबको करता है, मगर वहाँ ये पूरे ऑर्गन को नहीं डैमेज करता, सिर्फ कनेक्टेड टिश्यू को ही डैमेज करता है। इसी वजह से जो भी ऑर्गन है उसका फंक्शन अल्टर होते हैं। तो ये एक कनेक्टेड टिश्यू का डिसऑर्डर है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, चेस्ट ट्यूब इंसर्टेड इनटू सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस इज सजेस्टिव ऑफ। अगर सेकंड और थर्ड में इंटरकोस्टल ट्यूब डल रही है, इंटरकोस्टल स्पेस में ट्यूब डल रही है, तो वो क्यों, क्या उसका पर्पज़ हो सकता है? इसका राइट आंसर है न्यूमोथोरैक्स। इसके लिए एक अच्छा एक तरीका है पता लगाने के लिए कि कहाँ ट्यूब डलती है, तो वो कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो इसके लिए जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है ना, उसके दो ऊपर वाला जो रहता है वो हमारा न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन में काम आता है। न्यूमोथोरैक्स में
ठीक है। इसके बाद जो 2 इसमें प्लस करोगे तो यानी कि छठा, सिक्स्थ वाला जो रहता है, सिक्स्थ के आसपास, सिक्स्थ, 7, 5, 6, ये जो रहता है ये हमारे यूज़ होता है हीमोथोरैक्स में, हीमोथोरैक्स में, हीमोथोरैक्स कंडीशन में। ठीक है, तो इसके लिए याद रख सकते हो इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, न्यूमोथोरैक्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमेटिक हार्ट डिसीज इज कॉज्ड बाय, रूमेटिक हार्ट डिजीज किसकी वजह से होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप ए एंड बी हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लंबर पंचर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कि कौन सी कंडीशन में हम लंबर पंचर नहीं करते हैं? रेज्ड आईसीपी में, रेज्ड आईसीपी में हम लंबर पंचर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आईसीपी रेज्ड है उसके बाद हम प्रिक करेंगे, और प्रिक करने के टाइम पे ही क्या है ना कि इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो फ्लो बाहर आने लगेगा, लीकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी वजह से रेज्ड आईसीपी में हम नहीं करेंगे। इसका ये आंसर ये रॉन्ग। नियोप्लाज्म इस कंडीशन में हम कर सकते हैं। हेमेटोमा, हेमेटोमा में भी रेज्ड आईसीपी होगा तो उस कंडीशन में भी नहीं करेंगे। हेडक हमें नहीं पता किस वजह से हो रहा है, हो सकता है रेज्ड आईसीपी की वजह से हेडक हो, तो इस कंडीशन में भी हम नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर है सिर्फ नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म कंडीशन है, उस कंडीशन में हम लंबर पंचर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ रीनल कार्सिनोमा इज, अगर रीनल कार्सिनोमा है तो क्या उसका कॉमन क्लिनिकल फीचर होगा? डिस्यूरिया नहीं होता है, अर्जेंसी नहीं। इसका एक इम्पोर्टेंट साइन होता है पेनलेस हिमेचूरिया या फिर कोका कोला यूरिन, कोका कोला कलर यूरिन, ये इसका इम्पोर्टेंट साइन होता है, इसको याद रख लेना। इसमें पेन नहीं होता है, ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें पेन नहीं होता, पेनलेस हिमेचूरिया होता है या फिर कोका कोला कलर यूरिन, इसका इम्पोर्टेंट साइन है रीनल कार्सिनोमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एट टर्म अप्रोक्सीमेट प्लेसेंटल वेट, प्लेसेंटा का क्या वेट होगा एट टर्म पे? तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बी, 500 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पॉलीहाइड्रोएमनियोस मीन एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम मोर देन, कितने से ज़्यादा होने पे पॉलीहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं उस कंडीशन को? इसका राइट आंसर है सी, ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, पीपीएच मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि बेबी डिलीवर होने के बाद, प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज। इसका मोस्ट कॉमन ये मतलब ये जो है जितने भी हैं सभी, ये भी ये भी ये भी ये भी सब कॉज हैं पीपीएच के। पर मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है हमारा एटोनिक यूट्रस, एटोनिक यूट्रस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एक्सपल्शन ऑफ सर्विकल म्यूकस विद ब्लड इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर है लोकिया, लोकिया हो नहीं सकता है, हेमरेज नहीं, डिस्चार्ज नहीं, इसका राइट आंसर है शो, इसको ब्लडी शो भी बोलते हैं। ये शो क्या होता है? जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस समय एक म्यूकस प्लग सर्विक्स में एक बन जाता है, म्यूकस प्लग सर्विक्स में बन जाता है जस्ट बिफोर डिलीवरी, विद इन अ फर्स्ट वीक, लास्ट वीक ऑफ डिलीवरी। उस समय जब सर्विक्स डायलेट होता है तो उस समय ये जो म्यूकस प्लग है, ब्लड ब्लड और म्यूकस जो प्लग है ये रिलीज होता है, तो इसको बोलते हैं शो। इसका राइट आंसर है बी, शो। इसके
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ब्रीच प्रेजेंटेशन डिनोमिनेटर इज, तो इसका राइट आंसर, ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है? ये दो प्रेजेंटेशन आपके सामने हैं। सबसे पहला है ब्रीच प्रेजेंटेशन, दूसरा है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है ये सबसे मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है, और जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है ये अनकॉमन है, ये जल्दी से नहीं होता। इसमें क्या रहता है ना, जो बटक रहते हैं, जो नीचे वाला एरिया रहता है वो पहले डिलीवर पहले होगा। तो इसका क्या राइट आंसर होगा इस कंडीशन में? क्या इसका डिनोमिनेटर होगा? फीमर नहीं होता है, लेग भी नहीं होता है, शोल्डर भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर है सैक्रम, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन इज रेड फ्लैग साइन इन चाइल्ड डेवलपमेंट इफ नॉट अटेन? मतलब कि ऐसा कौन सा रेड फ्लैग साइन हमारे सामने हो सकता है कि जो अगर बच्चा नहीं अटेंड करे तो? वॉकिंग एंड 12 मंथ, ये होता ही है, पहले ही हो जाता है। तो टॉकिंग सिंगल वर्ड एट 12 मंथ, ये भी हो जाता है आसानी से, क्योंकि पहले ही बच्चा तो पहले ही सिंगल वर्ड तो पहले ही बोलने लगता है। लोग 6 मंथ पे स्टार्ट कर देता है, 6 या फिर 9 मंथ पे कुछ बोलने लगता है। इसके बाद है ऑप्शन सी, सोशल स्माइल एट 3 मंथ। ऑप्शन डी, वोकलाइजेशन एट 2 मंथ। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोशल स्माइल एट 3 मंथ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रोथ चार्ट इज ऑल्सो नोन एज, इसका राइट आंसर है रोड टू हेल्थ चार्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है ये भी। रोड टू हेल्थ चार्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नर्सिंग प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर डिटरमिनिंग एन अबगार स्कोर? अबगार स्कोर आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको इमेज के द्वारा बता देता हूँ। ये आपके सामने जो इमेज शो हो रही है वो अबगार स्कोर की है, APGAR। ए फॉर एक्टिविटी मीन्स मसल टोन इसमें देखते हैं, P फॉर पल्स मीन्स हार्ट रेट देखते हैं, G फॉर ग्रेमिस मीन्स रिफ्लेक्स देखते हैं, A फॉर अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स स्किन कलर देखते हैं, R फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रेट नहीं देखते हैं इसमें, रेस्पिरेशन स्टेटस देखते हैं, जैसे कि रेगुलर है या फिर स्लो है, विग्रस क्राई है, इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? हार्ट रेट इसका राइट आंसर है, इसमें हार्ट रेट ही चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट नहीं चेक करते, रेस्पिरेटरी स्टेटस होता है हमारा, उसके अलावा और सारे ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एन इन्फेंट इज बॉर्न precipitously outside the labor room, what should the nurse do first? अगर एक बच्चा लेबर रूम से बाहर ही पैदा हो गया, बहुत जल्दी पैदा हो गया, बाहर ही पैदा हो गया, तो उस कंडीशन में हमारा क्या रोल होगा? उस समय हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी? टाई एंड कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, एस्टेब्लिश एन एयरवे फॉर द न्यूबॉर्न। ये जो बी है इसका राइट आंसर है। हमेशा याद रखना, जब भी एयरवे के लिए आ जाए, एयरवे हुआ या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन हुई जो कि सबसे हमारे लिए जान बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारा सबसे पहले राइट आंसर होगा। इस कंडीशन में हम टाई एंड कट दाम लाइक आउट कोड भी डिले कर सकते हैं, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होगा? बेबी को सर्वाइव कराना। तो उसके लिए हम एयरवे को स्टेबलाइज कराएंगे सबसे पहले। इसके बाद सर्टेन कंडीशन, ये हमारा यूट्राइन फंडस, ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अरेंज ट्रांसपोर्ट मदर इन बर्थिंग यूनिट, उसके जब बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि बेबी को सेफ करना है। तो उसके लिए हमें एयरवे, उसका जो है बच्चे का एयरवे इस्टेब्लिश करना है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। स्मॉल फॉर gestation एज एंड लार्ज फॉर gestation एज infant have polycythemia because of। पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले ये बता देता हूँ। पॉलीसाइथीमिया पॉलीसाइथीमिया में जो अपनी आरबीसी होती हैं उसका अमाउंट हाई हो जाता है ब्लड के अंदर, उसको कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ये क्यों होता है? मेनली अगर बॉडी के अंदर, बेबी के बॉडी के अंदर इनफ ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन बनाने के लिए। एरिथ्रोपोइटिन अगर ज़्यादा बनेगा तो उसकी वजह से ब्लड सेल भी ज़्यादा बनेगी। अगर ऑक्सीजन कम जाएगी तो कौन सी कंडीशन होगी? हाइपोक्सिया। ये कंडीशन कैसे होती है? अगर जो अम्लाइकल कॉर्ड है वो सफिशिएंटली ब्लड फ्लो उसमें नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन की वजह से जो हमारा जो बेबी का बॉडी है वो रेस्पॉन्ड करेगी ज़्यादा आरबीसी बनाने के लिए। तो उस कंडीशन की वजह से पॉलीसाइथीमिया होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। की फीचर ऑफ कंगारू मदर केयर आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सा कंगारू मदर केयर के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी, राइट मतलब ये होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी कराना है। इनिशिएट इन ए फैसिलिटी एंड कंटिन्यू एट होम, डन ओनली फॉर द बेबी विद साइनोस, नहीं। इसका राइट आंसर है डी। ये इस कंडीशन में हमें बिल्कुल भी कंगारू मदर केयर नहीं करानी। कंगारू मदर केयर हमें तभी करानी होती है जब बेबी अपने आप से मतलब ब्रीथ कर सके या फिर उसकी कंडीशन इस्टेब्लिश हो, नॉर्मल कंडीशन हो, तभी हम कंगारू मदर केयर कराते हैं। कंगारू मदर केयर कराने के लिए ये क्यों कराते हैं हम कंगारू मदर केयर? सबसे पहले बता देता हूँ मैं क्यों कराते हैं। जो बेबी नया पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न जो पैदा हुआ है, उसका वेट अगर कम है यानी कि 2.5 किलो से कम है तो उस कंडीशन में कंगारू मदर केयर कराते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं: एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड फॉलो अप। तो इसका राइट आंसर है डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41। 18 month-old child was brought to the Well Baby Clinic for booster dose of the DPT vaccine. Which among the following muscle is preferred by the nurse to administer vaccine? DPT बच्चे के अंदर कौन से ऑर्गन पे कौन से मसल्स पे लगेगा? इसका कौन सा क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है वेस्टस लैटरालिस। ये थाइज में होता है। बच्चे को हम हमेशा वेस्टस लैटरालिस में ही देते हैं क्योंकि वहाँ की मसल्स अच्छे से डेवलप हो रखी होती है, वो मसल्स प्रीफर्ड होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, DPT। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।